गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल रिवाइज द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि अपने रिवीजन प्रोग्राम का डे 12 वाला चैप्टर है। उसके साथ आइसोमरिज्म भी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट जो पास्ट फ्यू इयर्स है उसका ट्रेंड क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे 2026 के लिए क्या क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। So as you see 2021 में there was a simple formula based question, nu is equal to c by lambda से। ठीक है, तो जो वेव का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है उससे ही क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत इजी था। 2022 में भी रेडियस ऑफ बेसिकली ऑर्बिट पूछा गया है, जो कि बोर मॉडल वाला क्वेश्चन है, और ऑर्बिटल का शेप साइज पूछा गया है, जो कि क्वांटम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में अगेन एक क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट में, क्वांटम नंबर मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, रॉन्ग काइंड ऑफ क्वांटम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से क्वेश्चन था। ठीक है, 2024 में फिर से एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि एनर्जी का फॉर्मूला है बोर मॉडल का। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक सिंपल क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट से पूछा गया था। 2025 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी और रेडियस का क्वेश्चन पूछा गया है बोर मॉडल का, और डेल्टन्स लॉ का एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2026 के लिए अपने लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है दैट इज प्योरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत डीप लेवल का है, लेकिन उतने तक हमें जाना ही नहीं पड़ता नीट के लिए। तो फॉर्मूला जिसको अच्छे से आता हो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसका मार्क स्कोर करना 100% गारंटीड है। उसके ऊपर थोड़ा सा क्वांटम नंबर का डीप नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज नहीं, आदत होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग बताएंगे क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता था कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एक मैटर का वो एटम ही होता है, और एटम को फर्दर डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। वो सिंपल एक रूल है, सिंपल एक लॉ है, जो कि बाद में गलत साबित हुआ बिकॉज सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। तो डाल्टन्स लॉ का डेफिनेशन एक बार पढ़ के रख देना। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लास्ट टाइम एक बार आ गया था, तो इस बार के लिए मुझे नहीं लगता कि डाल्टन्स लॉ से कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज लास्ट 4-5 ईयर्स से डाल्टन्स लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं लास्ट टाइम पूछा गया है, तो इस बार चांसेस कम ही रहेंगी। नंबर टू जो तुम लोगों को पढ़ना है वो है सबसे पहले कैथोड रेज। कैथोड रेज थोड़ा सा पढ़ के जाना, बहुत सालों से कैथोड रेज से क्वेश्चंस नहीं आ रही है, लेकिन आ सकता है। तो कैथोड रेज क्या है? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी भी हुई थी। तो कैथोड रेज की जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाए हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। स्पेशली ई बाई एम रेशियो से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ई बाई एम रेशियो से, ई मतलब चार्ज, एम मतलब मास, है ना। तो ई बाई एम रेशियो का चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेना। नंबर थ्री, एनोड रेज। एनोड रेज पहले प्रोटॉन का कलेक्शन नहीं होता। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज गैसियस का, गैसियस पार्टिकल्स के कलेक्शंस होते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, स्टेटमेंट क्वेश्चन में फंसाएगा। अब अगर हाइड्रोजन गैस को यूज करो तब जो एनोड रेज बनता है वो होता है प्रोटॉन का कलेक्शन, उससे प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई थी। इसका भी ई बाई एम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रख देना। ठीक है, कभी भी आ सकता है ई बाई एम रेशियो के क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सालों से नहीं आ रहा। अब मुद्दा क्या है कि कौन सा इबायम गैस पे डिपेंडेंट है, कौन सा नहीं है, वो भी देख लेना है। जैसे कैथोड रेस का जो इबायम रेशियो है वो मतलब बेसिकली जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है उस पर डिपेंड नहीं करता। एनोड रेस का इबायम रेशियो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वाला गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये है प्रोटॉन की डिस्कवरी। फोर्थ नंबर जो पॉइंट पूछ सकता है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जो कि एक जेम्स चैडविक का इक्वेशन है। वो इक्वेशन भी याद रखना बहुत इजी है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, बेरिलियम, जैसे बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, मास नंबर 9 होता है, मतलब 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। इसमें अगर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करोगे 2 और 4, जैसे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2 और 4, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस के साथ चिपक जाएगा, तो 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन मिलकर 6 प्रोटॉन हो जाएगा। 6 प्रोटॉन किसकी होती है? कार्बन की होती है। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 मिलता है। मतलब एक न्यूट्रॉन के लिए जगह नहीं रहेगा और वो बाहर निकल के चला जाएगा। वैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है,
तो ये रिएक्शन रटने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्चुअली समझो। अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दोगे तो ये जाके न्यूक्लियस में चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो बेसिकली डिस्कवरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है, रदरफोर्ड मॉडल से भी केमिस्ट्री में बहुत सालों से क्वेश्चंस नहीं है। तो रदरफोर्ड मॉडल से किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की। ये चीज एकदम क्लियर रखना, न्यूक्लियस अभी भी जो हम लोग बिलीव करते हैं वो न्यूक्लियस रदरफोर्ड मॉडल से ही डिस्कवर हुआ था। इससे ये भी पता चला था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली रहता है और पूरा मास सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज भी होता है वो सेंटर में। ठीक है, तो वो पॉइंट्स अच्छे से देख लेना, और इसका एक बार ड्रॉबैक भी देख लेना, ड्रॉबैक जो स्टेबिलिटी रिलेटेड ड्रॉबैक है। तो कभी भी कोई मॉडल पढ़ते हो, उस मॉडल का पॉइंट्स और ड्रॉबैक पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे पहले वैसे थॉमसन मॉडल भी है, लेकिन थॉमसन मॉडल में आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी क्वेश्चंस बिकॉज दैट मॉडल इज टोटली इनवैलिड। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम ही है। तो रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक और पॉइंट्स एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। हालांकि इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस केमिस्ट्री में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब रदरफोर्ड मॉडल के बाद अपना मेन मॉडल आएगा बोर मॉडल, लेकिन बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट्स रिवाइज करो मेरे नोट से। मैं तुम्हें ये भी बोलता हूँ, मेरे नोट के जो भी पॉइंट्स है स्टार मार्क वाले और जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो प्रैक्टिस करो ही। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही हमें पहला जो काम का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। वर्ड समझो, ये किसका E है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हो कि सर इतने सारे E का फॉर्मूला है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन किसके लिए कौन सा E लगाए। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी, और ये है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, और इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ये सब एकदम एकदम दिमाग में रहना चाहिए फटाक से। 34 जूल सेकेंड, यूनिट देखना जूल सेकेंड। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये पहला फॉर्मूला हमें मिलता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। न्यू के जगह C बाय लेमडा भी लिख सकते हो, जो कि 2021 के क्वेश्चंस में भी आया था, है ना। अब क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला पहले देखो, ये पूरा चैप्टर का फॉर्मूला एकदम पानी में घोल के पी जाओ, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अब देखो ये तीन तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन जो यूजेबल फॉर्मूला है हमारे लिए वो दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा, बिकॉज हमें लेमडा आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन होगा और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा। ये सब फॉर्मूला यूज करोगे तो ये जूल सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो ऑब्वियसली इसको मीटर में रखना पड़ेगा और इसका आंसर जूल में आएगा, जो कि हमें ना जूल में पूछेगा ना इसका वैल्यू मीटर में गिवन रहेगा। तो ये सब और ये दोनों तो कांस्टेंट है, इतना बड़ा कैलकुलेशन हम एग्जाम तक लेके ही क्यों जाएंगे, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला जरूर याद रखना। और अगर लेमडा नैनोमीटर में गिवन है, कन्वर्ट वनवर्ट का कोई टेंशन मत लो, इसको भी रट ही लो, एक जीरो कम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेमडा हो जाएगा नैनोमीटर, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट। इलेक्ट्रॉन वॉल्ट इज द हाईली यूज्ड बेसिकली यूनिट फॉर दिस चैप्टर फॉर एनर्जी। और वन इलेक्ट्रॉन वॉल्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हें देखा देखा लग रहा होगा कहीं। ठीक है, चार्ज रिलेटेड वैल्यू है, तो याद रखना ये चीज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा होती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद हमें तुरंत याद आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से केमिस्ट्री में हालांकि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में आते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ई जो कि एनर्जी आता है ना, अगर सफिशिएंट एनर्जी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को उखाड़ ले, वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको फाइव बोलते हैं, है ना। ई आया, ई अगर फाइव से थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, या इक्वल भी हो तब भी निकल के चला जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी ई लेके आएगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में मिल सकता है। मैक्स क्यों लिखता है, बिकॉज थोड़ा बहुत हो सकता है वेस्ट हो जाए कहीं पे एनवायरमेंट में, है ना। ई के जगह एच न्यू लिख लो, एच न्यू लिख लो, फाइव के जगह एच न्यू नॉट लिख लो, है ना। That will be Ke max. What is E incident energy? What is phi work function of the metal? Metal dependent है ये। What is nu not threshold frequency? और ये है frequency of the incident light। ठीक है,
तो अभी हम इलेक्ट्रॉन में जा ही नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने साथ एनर्जी लेके चलती है, उस एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। क्लियर है? अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये अभी जितने भी ई वाले फॉर्मूले तुम लोग को मिल रहा है, वो सारे ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है। क्लियर? ठीक है। अब क्या करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है वो जो एनर्जी लाता है वो कंटिन्यूअसली ना लाके पैकेट्स बना के लाता है। ठीक है, और एक पैकेट का नाम क्वांटा होता है, इसीलिए इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, और इसी के ऊपर ही बोर मॉडल बेस्ड है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और एक पॉइंट होता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और एनर्जी ऑफ द लाइट। इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी बढ़ना मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ना, तो जितने ज्यादा पैकेट्स आएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल शीट से। तो इंटेंसिटी इज हायर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन इज हायर। अगर एनर्जी इज हायर मतलब एक पैकेट हाई एनर्जेटिक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को उखाड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से भागेगा। तो क्या समझे, अगर लाइट की एनर्जी ज्यादा है तो निकलते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो ये क्वेश्चन लेकिन का मतलब आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में। तो ये अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, इंटेंसिटी और एनर्जी का डिफरेंस। अब आ जाओ बोर मॉडल में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो ही पार्ट है, एक है बोर मॉडल इंपॉर्टेंट और एक है क्वांटम मॉडल। इन दोनों से ही घुमा फिरा के 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे कॉपी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉपी को कोने कोने तक पढ़ना, बिकॉज उसमें बहुत सारे स्टार मार्क पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया था। तो बोर मॉडल में सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। क्या होता है, बोर मॉडल फिक्स पाथ्स होते हैं, एक पाथ से दूसरे पाथ तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो ऊपर जाता है, खोता है तो नीचे आता है। अब एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन की जो रहती है, एम वी आर विजिकल टू एन एच बाई ट्वाइस बाई, इस ये पहला फॉर्मूला है बोर मॉडल से रिलेटेड, रट लो। अगर कभी बोर मॉडल की एंगुलर मोमेंटम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला होगा। क्वांटम मॉडल के लिए अलग से फिर से हम लोग एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो बोर मॉडल में सबसे पहला वाला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला वाला फॉर्मूला रेडियस 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग में। यूनिट याद रखना, ये वाला चीज अक्सर भूल जाते हो, तो 10 बार लिखो 15 बार लिखो मैटर नहीं करता, फॉर्मूला रट के जाओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है। और एक चीज तुम लोग ग्राफ भी स्ट्रांग रखना, मान लो ये वाई एक्सिस पे दे दिया, एन स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे दे दिया, है ना, तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा y इजिकल टू एम एक्स। तो ये हो जाएगा r वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ, जो कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। तो ये सब कभी भी कोई फॉर्मूला मिले ना, उसके ग्राफ एक बार माइंड में जरूर रखना। तो ये हो गई रेडियस वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला तुम्हें मिलता है वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की क्या है, 2.18 इंटू 10⁶ z बाई एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है, आर्मस्ट्रॉन्ग में होने से ये यूनिट है, ये कांस्टेंट है। इसको चेंज करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये कांस्टेंट चेंज होगा। ये मीटर पर सेकेंड चेंज करोगे तो ये कांस्टेंट चेंज होगा। क्लियर है? इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। मतलब अगर मुझे रैंडम फॉर्मूला लिखना है, v इज इक्वल टू कुछ मान लो x लिख लेंगे, z बाई एन आर्बिटरी यूनिट, आर्बिटरी यूनिट, यूनिट नहीं दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट नहीं पता, बस इतना ही है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में भी रट के ही रखो, -21.8, है ना, सेम चीज रहेगा बाकी, इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। 1 जूल इज इक्वल टू कितना था, 1.9 इंटू 10⁻19, उसी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यही कांस्टेंट मिलने वाला है। तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला ना थोड़ा सा जूल में भी रट के ही रख दो। अब एक क्वेश्चन आता है कि माइनस क्यों है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी प्लस मतलब वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, वो एटम्स को छोड़ के इनफाइनाइट ऑर्बिट क्रॉस कर चुका है। तो वो चीज याद रखना, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होता है,
लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है तो टोटल एनर्जी जो नेगेटिव आएगा उसके आगे एक माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस मिलके काइनेटिक एनर्जी प्लस बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 गुना होता है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ई तो माइनस ही है, 2 ई भी माइनस ही रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी आंसर माइनस में ही आएगा, याद रखना। तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो स्टार्ट तो तुम एनर्जी से ही करना, उसके बाद तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये एनर्जी जो हम लोग कर रहे हैं किसकी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, याद रखना। पहले जो एनर्जी एच सी बाई लेमडा, एच न्यू 12400 बाई लेमडा, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी थी। अब जो ये एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। पे अटेंशन टू माय वर्ड्स जो मैंने बोला। अब देखो ध्यान से, मान लो एक इलेक्ट्रॉन कोई भी n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में आ जाता है, ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज होगा, नीचे से ऊपर आएगा तो एब्जॉर्ब होगा, बस इतना ही है। अब कितना एनर्जी रिलीज या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसके लिए भी ई का फॉर्मूला है। अब ये क्या ई है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है नहीं, ये वो एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या गेन करेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ताकि वो अपना ऑर्बिट चेंज करे। तो ये भी ई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ही है, जो एक इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, फिर से माइनस डाल देते हैं। नो, दिस फॉर्मूला डज नॉट हैव माइनस। 13.6 z स्क्वायर 1 बाई, पे अटेंशन, n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। देखो ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। n1 में लोअर ऑर्बिट पुट करते हैं, n2 में हायर ऑर्बिट पुट करते हैं। देखो ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, यही फॉर्मूला मारो, हम बस मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज होगा या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में। अब तुम लोग खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन वॉल्ट को अगर मैं जूल करूंगा तो इनमें से क्या चेंज होगा, सब लोगों को हिंट मिल चुका होगा, ये कांस्टेंट चेंज होगा। ये कांस्टेंट चेंज होके 21.8 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर रखो, समझे। अब देखो, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ा या तो एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी तो ये है। कभी कभार उसकी वेवलेंथ पूछा जाता है, वेवलेंथ पूछने के लिए 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, 13.6 के जगह आर हो जाएगा, रीडबर्ग्स कांस्टेंट, जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, बस तुम्हारा क्या अलग है, कांस्टेंट अलग है, क्लियर है। अब 1 बाई लेमडा है, 1 बाई लेमडा मतलब बेसिकली अगर मीटर में रखोगे तो ये मीटर इनवर्स है। क्यों मीटर में रखा, बिकॉज आर की वैल्यू मीटर मीटर इनवर्स में रहता है ना। तो आर की जो वैल्यू होती है वो होते 1.09 इंटू 10⁻⁷ नहीं 7, याद रखना, ये होता है मीटर इनवर्स। इसीलिए तो 1 बाई लेमडा का भी मीटर इनवर्स होता है, लेकिन हमें तो लेमडा पूछेगा, तो हमें आर से ज्यादा 1 बाई आर की वैल्यू ज्यादा जरूरत पड़ती है। 1 बाई आर मीटर में आएगा, मीटर को आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, वो होता है 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। रट लो, मैंने क्लास में क्वेश्चन बहुत बार करवाया ही है। तो कभी भी लेमडा का क्वेश्चन आए तो 1 बाई लेमडा पुट करो, आर को आर ही रहने दो, ये जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर को ये सारे कैलकुलेशन करके कुछ पी बाई क्यू में डालो, फिर लिखो लेमडा, आर के जगह उल्टा कर दिया ना, 1 बाई आर, पी बाई क्यू के जगह क्यू बाई पी, है ना, और 1 बाई आर के जगह सीधा लिख दो तुम्हारा 912 इंटू क्यू बाई पी। क्लियर है, 1 बाई आर के जगह 912, बहुत लोग 1 बाई आर आर के जगह 912 लिख देते हैं, वो भी गलती है। इससे काफी सिंपल आंसर आ जाएगा, वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग में, बिकॉज लेमडा आर्मस्ट्रॉन्ग में ही पूछने वाला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस के लिए मैं हिंट दे रहा हूं कैसे करते हैं। अब देखो कभी कभार 1 बाई लेमडा ना पूछ के, सॉरी लेमडा ना पूछ के 1 बाई लेमडा ही पूछते हैं। 1 बाई लेमडा होता है न्यू बार, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर। जब वेव नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आर को आर ही रहने देना है, मैक्सिमम आंसर्स आर के टर्म्स में ही रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता वेव नंबर वाले क्वेश्चंस में। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल द कैलकुलेशंस, कि भैया ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे ऐसे आगे करके जाएगा। ये है इनफाइनाइट ऑर्बिट, मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू एनर्जी होता है वो होता है -13.6, हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा हूँ मैं। दूसरे के लिए होता है -3.4, रटो ये सब। तीसरे के लिए -1.51, चौथे के लिए -0.85, और लास्ट में इन्फिनिटी में वो जीरो बन जाता है।
है ना, क्लियर है। इन्फिनिटी में जीरो मतलब वो इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं रहा न्यूक्लियस से। तो ये जब रटोगे तो ये सब गैप निकालने में भी इजी होगा। जैसे पहला गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना, तो वो सब बहुत इजी होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इधर पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। तो कहीं से भी आए, पहले ऑर्बिट तक आए तो उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, दूसरे ऑर्बिट तक आए तो बामर सीरीज बोलते हैं। बामर इज द लॉता विजिबल सीरीज। फिर पाशन सीरीज बोलते हैं, थर्ड में आए तो, फोर्थ में आए तो ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, है ना। फिफ्थ में आए तो फंड बोलते हैं, सिक्स में आए तो हमफ्रे बोलते हैं। आगे इतनी जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, यही दो फॉर्मूला इसमें यूज होता है। E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, नहीं तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जिसमें एटम गिवन रहेगा तो जेड मालूम हो जाएगा, है ना। N1 इज द लोअर ऑर्बिट, जो कि सीरीज नेम से पता चल जाएगा। बा मार दे तो N1 की जगह तू मार देना। N2 हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट के हिंट के लिए या तो हाईएस्ट एनर्जी या तो लोएस्ट एनर्जी देगा। हाईएस्ट एनर्जी मतलब जंप बहुत लंबा, मतलब इंफिनिटी से आएगा। लोएस्ट एनर्जी मतलब जस्ट उसके ऊपर से आएगा। मान लो बामर सीरीज का लोएस्ट एनर्जी क्या होगा, बामर सीरीज मतलब N1 2 है और N2 क्या हो जाएगा 3, जस्ट ऊपर से आएगा। अगर हाईएस्ट एनर्जी पूछे N2 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। तो एनर्जी ना बोल के फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है ना। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या तो लेमडा बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर बामार्ड सीरीज का मैक्सिमम लेमडा पूछे मतलब मिनिमम एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने सारे कॉपी में दे के रखा है। तो पहला कॉन्सेप्ट, इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भैया 2 से 1 आ गया, कोई कोई 4 से 2 आ गया, कोई थर्ड, ये 2 नंबर है। 3 नंबर को इन्फिनिटी से 3 आ गया, कोई भैया फोर्थ नंबर है 10 से 6 आ गया। इनमें से सबसे हाईएस्ट एनर्जी किस में रिलीज होगा, सब में रिलीज हो रहा है ना। अब देखो, हाईएस्ट एनर्जी के लिए हमेशा लोअर लोअर ऑर्बिट देखना। लोअर का लोएस्ट जो है वही हाईएस्ट एनर्जी है। ये लोअर ऑर्बिट सारे है, लोअर का लोएस्ट कौन है, पहला वाला ये है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी रिलीज होगा, बिकॉज लाइमन सीरीज के सारे लाइंस की एनर्जी बाकी सारे सीरीज से ज्यादा ही है। क्लियर है। तो कभी भी हाईएस्ट एनर्जी का क्वेश्चन आए, ऐसे ऐसे दिए रहे तो याद रखना, लोअर का लोएस्ट। अगर लोअर का लोएस्ट 2 हो जाए, मतलब पहला वाला भी 2 से 1 हो जाए, नेक्स्ट भी 4 से 1 ही हो जाए, मान लो ये टाई हो जाए, तो हायर ऑर्बिट देखना, हायर का हाईएस्ट। तो याद रखो, लोअर का लोएस्ट, हायर का हाईएस्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आने वाले क्वेश्चंस दो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक टाइप है कि एनर्जी और 1/λ वाला फॉर्मूला का यूजेस, एक टाइप है कि तुम्हें ट्रांजिशन गिवन रहे, उसमें हाईएस्ट एनर्जी या लोएस्ट एनर्जी के क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तीसरा वाला क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जिसकी फॉर्मूला होती है डेल्टा एन होल इनटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, वह डेल्टा एन क्या होता है n2 माइनस n1, हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो इससे तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगा। अगर टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइन पूछ के स्पेक्ट्रल लाइन इन आ सीरीज पूछे कि लाइमन सीरीज वाले कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे, तो जहां से आया है N2 माइनस सीरीज नंबर कर देना। जैसे लाइमन सीरीज का सीरीज नंबर 1 होता है, बिकॉज 1 तक जो आता है उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो N2 माइनस सीरीज नंबर कर देना, जो कि मैंने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली 4। एक है एनर्जी कैलकुलेशन, एक है लेमडा कैलकुलेशन, तीसरा है ट्रांजिशन में सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट एनर्जी, चौथा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। यू आर डन विद द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसमें से तुम्हें एनर्जी का वैल्यू रटना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो अब आते हैं ड्वेल नेचर, ठीक है। ड्वेल नेचर में डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसको डिब्रॉय बोलते हैं एक्चुअली, है ना। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है समझो। ये कब यूज होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। सर ये किसका लेमडा है, बहुत लोगों को ये किसका लेमडा है, बहुत लोगों को लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लेमडा, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, ड्वेल नेचर क्या बोलता है, सारे मैटर भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, सारे मैटर। और उसको बोलते हैं मैटर वेव। मैटर वेव का कभी भी लेमडा निकालने बोले तो ये वाला फॉर्मूला, वेयर लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी के जगह एम भी लिख सकते हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन में मास वाला ऑब्जेक्ट दे, है ना, और उसकी लेमडा निकालने बोले तो डी ब्रोगली इक्वेशन, मास गिवन रहे तो, है ना। मास हमेशा केजी में होना चाहिए, याद रखना। क्लियर है, ठीक है। तो मास गिवन रहे और लेमडा निकालने बोले
तब जाके डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव, एकदम सिंपल है। अब इस इक्वेशन में और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। मान लो कोई सेकेंड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर वो वेव नेचर दिखाएगा, है ना, तो वो कितने वेव्स में पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा? अगर ऑर्बिट नंबर 3 है तो 3 वेव में ही वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। तो कभी भी अगर तुम्हें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट गिवन रहे, है ना, और उस रेडियस में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो एक मैटर माना जाता था, उसकी लेमडा पूछे, तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इससे रिलेट होता है। क्लियर? ठीक है। जनरली अगर कोई ऑर्बिट दे दे, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट दे दे कि थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेवलेंथ निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला काम आता है ना? क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ट्वेल्व नेचर से और एक फॉर्मूला आता है, जो कि बेसिकली अगर एक मैं चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल में डाल दूं, तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी वगैरह होगा, वो फिजिक्स में पूछा जाता है। ट्वेल्व नेचर फिजिक्स में एक टॉपिक ही है बड़ा सा। नेक्स्ट हमें जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी इक्वेशन, है ना। देखो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी इक्वेशन के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत जरूरी है ना। एक मतलब बेसिकली एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी लोकेशन, है ना, और मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ एक ही साथ बताया नहीं जा सकता। तो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? है ना? समझे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन और मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बताया इसीलिए जा सकता बिकॉज वो माइक्रो पार्टिकल है और उसकी वेव नेचर प्रोमिनेंट है। लेकिन एक गोल्फ बॉल जो कि एक बड़ा मास वाला बंदा है, उसका पोजीशन और मोमेंटम एक ही साथ बताया जा सकता है बिकॉज वो माइक्रो पार्टिकल नहीं है, उसका वेव नेचर प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन में एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। जब भी कैलकुलेशन करोगे ग्रेटर देन इक्वल को इक्वल टू मान लेना, तो वो हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी लिख लो, should be greater than equal to h by 4 pi, where delta x is equal to uncertainty in position, delta v is equal to uncertainty in velocity, delta p is equal to uncertainty in momentum। अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हाइजेनबर्ग्स का आ जाए तो वो इजी क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन लंबा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में करने के लिए भी रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल जरूर पढ़ लेना एक बार। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल की हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं करता वगैरह वगैरह, है ना। तो और एक है कि मल्टीपल फाइन लाइंस ऑब्जर्व होता है, उसको नहीं समरफील्ड इफेक्ट बोलते हैं, उसको नहीं समझा सकता। हल्का सा बोर मॉडल का जो ड्रॉबैक्स मैंने लिखवा है वो पढ़ लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाएगा इसके बाद, वो आ जाएगा क्वांटम मॉडल, जिससे 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब एक आए कि दो आए, अलग दो आए तो दोनों ही इससे, एक आए तो एक हो सकता है बोर मॉडल या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस आए। ठीक है। लेकिन क्वांटम मॉडल से आना तो फिक्स है। क्वांटम मॉडल का जो जान है वो चार क्वांटम नंबर है, एन एल एम और एस। ये चार क्वांटम नंबर सपने में भी आना चाहिए तुम लोगों को, कि मैं एन का पूछूं, एन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? सर, जीरो से इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू जा सकती है। एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकता है? सॉरी, एल एन की वैल्यू, सॉरी 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 सॉरी, एन की वैल्यू जो होता है वो 1 से इंफिनिटी तक जा सकती है। 1 से इंफिनिटी तक जा सकती है। एल की वैल्यू जो होती है वो 0 से n-1 तक जा सकती है, मतलब एल की वैल्यू एन पे डिपेंडेंट हो गया। एम की वैल्यू जो है वो -l से +l तक जा सकती है, से, है ना। तो ये भी एल पे डिपेंडेंट हो गया। एस का वैल्यू इंडिपेंडेंट है, या तो -12 होगा या तो +12 होगा। -12 से +12 नहीं, -12 और +12। ठीक है। तो ये है ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका स्पिन। ठीक है। अब एन से और थियोरेटिकल क्वेश्चन मजेदार पूछता है कि एन क्या क्या चीजें बताता है। ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन का घर होता है, उस घर का साइज बताता है, उस घर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताती है ना, और ऑर्बिट के बारे में भी बताती है। ऑर्बिट जैसे बोर मॉडल में ऑर्बिट एक रास्ता था, इसमें ऑर्बिट 3D स्पेस है, बड़ा सा 3D स्पेस है। एल किसके किसके बारे में बताता है? घर का शेप के बारे में बताता है, ऑर्बिटल का शेप के बारे में बताता है ना। वो एनर्जी के बारे में भी बताता है, एनर्जी एल और एन दोनों मिलके देती है। तीसरा चीज सब ऑर्बिट है ये,
सब ऑर्बिट का इंफॉर्मेशन भी देता है। चौथा सी, इस सब ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला इसने दिया हुआ है, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल होल इंटू एल प्लस वन एच बाई ट्वाइस पाई। एच बाई ट्वाइस पाई के जगह कभी एच बार भी लिख देता है, तो एच बार बाई ट्वाइस पाई इज गलत, या तो एच बाई ट्वाइस पाई रहे या तो एच बार रहे, और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी। तो देखो एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूला होते हैं, एम वी आर इजिकल टू एन एच बाई ट्वाइस पाई, है ना, एंगुलर मोमेंटम, और ये भी एंगुलर मोमेंटम का ही फॉर्मूला है। ये कब यूज करोगे, जब क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम वर्ड रहेगा जो कि बोर मॉडल से रिलेटेड होगा। ये कब यूज करोगे, जब तुम्हें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है, अब एल का हम लोगों ने समझ लिया। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन कि जो घर है वो किस डायरेक्शन में घुमा हुआ रहेगा, ओरिएंटेशन। ये ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है, ऑर्बिटल मतलब जो घर है वो घर का इंफॉर्मेशन भी ये देता है ना। लास्ट में एस जो है स्पिन के बारे में बताता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये चीजें बहुत जरूरी है, ये जो मैंने लिखा इससे क्वेश्चंस आ ही सकता है, दिमाग में डाल लो, 5 बार लिख लो कौन किसके बारे में बताता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट इससे क्वेश्चन आ सकती है कि एन की अलाउड वैल्यूज, एल की अलाउड वैल्यूज तो मैंने बता दी। अब वो देगा एन एल एम और एस का एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारे वैल्यूज, कौन सा वैल्यू गलत है अलाउड नहीं है, वो क्वेश्चन काफी कॉमन है नीट के लिए, सबसे इजी क्वेश्चन भी है, नोट्स खोल के अच्छे से देख लीजिए। दूसरा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का क्वेश्चन आ ही सकता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल है, पी का डम्बल है, डी का डबल डम्बल है, लेकिन डी जेड स्क्वायर का वन डम्बल विथ रिंग है ना। तो ये तीन चीजें ही बेसिकली पूछता है। अब देखो एस पी डी ये सब ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन मैंने ऑर्बिटल भी नाम दे दिया। जैसे ये सब सपने में भी तुम्हें आना चाहिए कि एस सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होता है। अब देखो ढंग से समझो, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स है, हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी सब ऑर्बिट में। लेकिन हर एक ऑर्बिटल जो पी सब ऑर्बिट के अंदर रहता है उसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछे पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, आंसर तो 2 ही होगा। पी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आंसर 6 होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो उसमें भी फंसाते हैं। अब देखो जो ये पी के अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तीनों की एनर्जी सेम होता है, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स पढ़ते ही तुम्हें हंस लॉ याद होना चाहिए कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भरने का जो रूल है वो है हंस रूल। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करो। 3 रूल है, एक है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तुम्हें अबव प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, अबव, अबव के साथ n प्लस एल रूल यूज करना पड़ेगा, है ना। दूसरा एक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा है हुंस रूल। तो इन तीनों में से किसका वायलेशन होगा किसका वायलेशन नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कॉपी में लिख के दिया है, उसको रिवाइज करना मत भूलना, बहुत सालों से नहीं आ रहा। जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस होते थे ये अच्छे, नीट में कभी भी आ सकता है कि भैया एस दे दिया, पी दे दिया, है ना, एस 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 मान लो 1s दे दिया, 2s दे दिया, 2p दे दिया, ऐसे ऐसे भर दिया, इसको भर दिया, इसको दो को भर दिया, ये खाली रहा, अब प्रिंसिपल वायलेट हो गया, ऐसे क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, तो उसको ढंग से याद रखना। दी जनरेटेड के क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, हुंस रूल को अच्छे से देखना, कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन तो है ही है, मैं कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाऊंगा, बहुत बेसिक है, जिसमें एक्सेप्शन तुम लोग एकदम रख के रख दो, क्रोमियम कॉपर जैसे लोग, है ना। क्लियर, शेप हो गया, 3 प्रिंसिपल्स हो गए, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हो गया कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी, कितने और कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं पी ऑर्बिटल में और पी सब ऑर्बिट में, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से रिवाइज कर लेना जरूर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन, बिकॉज सारे फॉर्मूले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बक्सा ड्रॉ करके तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने होंगे। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना आ गया ना हुंस रूल लगा के, तो बाकी इजी है। तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो अंडर रूट एन होल इंटू एन प्लस टू फॉर्मूला लगा देना, बोर मैग्नेटन इज द यूनिट। तुम्हें टोटल स्पिन पूछे, टोटल स्पिन, ठीक है, टोटल स्पिन पूछे तो प्लस माइनस हाफ इंटू एन कर देना, है ना, तो प्लस n/2 भी हो सकता है, माइनस n/2 भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है,
तुम्हें स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछे, जो टोटल स्पिन आया उसका मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ प्लस लेने, टोटल स्पिन को मैग्नीट्यूड लेने, तो उसे मल्टीप्लाई करो +1 कर दो, वो तुम्हें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का आंसर दे देगा। अब डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक भी पूछेगा। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ये फॉर्मूला पूरा रट के रख दो, डाया और पैरा का ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एकदम रट के रख दो, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हुंस रूल ड्रॉ, हुंस रूल लगा के तुम्हें निकालना आना ही चाहिए। लास्ट में एक चीज बच जाता है जो है नोड्स। नोड्स दो तरीके के होते हैं, एक है एंगुलर नोड जिसकी फॉर्मूला एल होती है, एक है रेडियल नोड जिसकी फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन होता है, एक है टोटल नोड, दोनों को ऐड कर दो तो वो होगा n माइनस वन। नीट में नंबर ऑफ नोड्स का क्वेश्चन अगर आए तो बस वो कैलकुलेशंस पूछेगा कि कितने नोड्स है ना। एंगुलर नोड्स जो होते हैं जनरली प्लेनर नोड्स होते हैं, है ना। जनरली एस में तो एंगुलर नोड है ही नहीं, पी में एक एंगुलर नोड है जो कि प्लेनर इन शेप है ना। डी में चार जो दी है जो कि डबल नंबल शेप है उसमें सारे प्लेनर है, लेकिन डी जेड स्क्वायर का जो दो एंगुलर नोड मिलेंगे वो कोनिकल शेप का मिलेगा। वो बहुत हाई लेवल इंफॉर्मेशन हो गया, पूछना डाउट ही है कि निट में आएगा, है ना। रेडियल नोड लेकिन सारे स्पेरिकल होते हैं, तो स्पेरिकल नोड पूछ ले या रेडियल नोड पूछ ले, काउंटिंग बात सेम है, तो इसको ज्यादा ध्यान देना, रेडियल नोड्स आर स्पेरिकल। तो बेसिकली रेडियल नोड्स की जगह स्पेरिकल नोड्स भी पूछा जा सकता है। क्लियर। लास्ट में आते हैं, है ना, लास्ट में आते हैं, लास्ट में क्या होता है बेसिकली एक, उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, लेकिन मैंने जो टेक्निक दिया था उस ग्राफ को कैसे इजीली करते हैं वो जरूर तुम लोग देख के जाना। कि भैया हमें पूछा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक तुम्हें मिला था ना, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर, ठीक है, वर्सेस आर, ये ग्राफ, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द रेडियस, है ना। साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैंने इसकी टेक्निक बताई थी, मान लो ये 6d का है ना, 6d का ये ग्राफ ड्रॉ करने बोला तो तुम पहले रेडियल नोट्स निकाल लेना। रेडियल नोट्स होगा 6 माइनस एल की वैल्यू, डी का एल का वैल्यू कितना है, फटाक से आ जाना चाहिए 0 1 2 -1 दैट इज 3। तो ये ग्राफ में तीन रेडियल नोट्स होंगे, मतलब तीन जगह ऐसे होंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 निकलेगा, एक्सक्लूडिंग r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो एक जगह ये, दो जगह ये, तीन जगह ये, है ना। उसके बाद इंफिनिटी में तो 0 हो ही जाएगा। तो 0 और इंफिनिटी को छोड़ के 3 बार टच करना चाहिए और ये ग्राफ हमेशा पूछा जाएगा बाद में, है ना। तो ये है टेक्निक टू ड्रॉ दिस ग्राफ। क्लियर है, ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया। इसको अवॉइड भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिकॉज आने के चांसेस थोड़ा लेस ही रहते हैं, बट इजी है तो पढ़ने में क्या बुराई है। क्लियर। So this is the chapter atomic structure. This is all about atomic structure. I am repeating again. The most important questions are basically N, L, M और S, इसकी allowed values और not allowed values सबसे important questions है। दूसरा जो क्वेश्चन इससे आ सकता है N, L, M और S क्या क्या बताता है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। N बताता है एनर्जी साइज ऑर्बिट, L बताता है एनर्जी शेप सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, M बताता है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, S बताता है स्पिन। नेक्स्ट थिंग फंसाएगा तुम्हें p ऑर्बिटल और p सब ऑर्बिट, ये दोनों वर्ड लगा देगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा, तो इसमें फंस सकते हो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कर लेना, ये भी अच्छे से रट लेना। ठीक है, इतना चीज आ जाता है तो तुम्हें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वाली चीजें तुमसे हैंडल हो जाएगी। उसके बाद हुंस रूल, या हुंस रूल मन में रख के कैसे बक्से में इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं वो देख लेना, बिकॉज उससे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलती है और उससे तीन क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल स्पिन एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और डायमैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और बाकी नोट्स का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो इतने पार्ट से तुम्हें एक या दो क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे जो कि क्वांटम नंबर में आएगा। बाकी अगर इसके बाहर आए तो बोर मॉडल के एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सबको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से रट लेना। डी ब्रॉगली कब यूज होगा, लेमडा
अगर कोई मैटर वेव का लेमडा पूछे तो लेमडा इज इक्वल टू h/p यूज करना है ना, है ना। तो कौन सी एनर्जी क्या, किसका एनर्जी बताता है, वो अच्छे से रिवाइज करके जाओ, तभी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।